थोड़ी देर लगेगी पर सही जगह पहुंचेंगे, क्योंकि सच्चे रास्ते कभी शॉर्टकट नहीं मांगते। धैर्य रखिए, सही दिशा आपको जो है से सही मंजिल तक ले जाएगी। आपको बस लगातार मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है। आप संघर्ष, आप जानते हैं कि जीवन पूरा उतार चढ़ाव से सबका भरा हुआ है। तो आप कितना जीवन में संघर्ष करते हैं, इसी पे मायने करता है आपकी सफलता। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड की पारंपरिक शासन व्यवस्था यानी ट्रेडिशनल जो हमारा शासन व्यवस्था उसको देखेंगे। महत्वपूर्ण 60 MCQ है। बहुत अच्छे से हम लोग इसका एक मैराथन पूरा शॉर्ट, वन शॉट आप बोल सकते हैं। इससे संबंधित यहाँ पे 60 है। 60 हम लोग, इस समझिए कि आपका पार्ट 1 है। मेरे पास एक और PDF है जिसमें 60 प्रश्न उसमें भी है, तो वो भी आपका शासन व्यवस्था यानी ट्राइबल जितने भी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है उसमें और भी दिया गया है। तो ये भी, वो भी शासन व्यवस्था से ही है। तो ये आपका पार्ट 1 है जिसमें हम लोग 60 देखेंगे, फिर 60 लाएंगे तो आपका 120। तो यहाँ से अगर पूछा जाता है 1-2 क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होगा। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? झारखंड के सभी एग्जाम के लिए। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, JPSC का सिविल सर्विस PT प्रीलिम्स हो या फिर JPSC का ही दूसरा क्यों एग्जाम ना हो, इसी प्रकार से JSSC का कोई भी एग्जाम हो, कांस्टेबल हो या फिर आपका कचपाल, फील्ड वर्कर, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो, दरोगा हो या कोई भी एग्जाम हो, आप बिंदास होकर देखिए, रिवीजन कीजिए। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि आप जो पढ़ें वो आप प्रैक्टिस और रिवीजन करें। क्यों करेंगे? ताकि आपके 2 बेनिफिट होना चाहिए, चीज़ें हमेशा के लिए याद रहे, और दूसरा समराइज बहुत अच्छे से आपको जो है उसका आंसर सटीक मालूम होना चाहिए। कभी भी आपको उस गलती नहीं होना चाहिए। यानी उस क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझिए, इतना बार रिवीजन कीजिए कि उसको दिमाग में देखते ही आप आंसर क्लिक कर जाए। वो आपका रटा होना नहीं चाहिए। यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं, कवर करते हैं। हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देखेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके पहला स्टार्ट कर दें कि पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो 1 का आंसर आपका ए होगा, हाथू मुंडा कहा जाता है। देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था आप जब पढ़ेंगे ना तो मुंडवाओं के गांव को या पंचायत को हाथू कहा जाता है, और यहाँ के जो प्रधान होते हैं इस हाथू के, यानी कि इस हाथू के जो प्रधान होते हैं हाथू मुंडा कहलाता है। इसलिए मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को तो हाथू मुंडा कहा जाता है। और इसी प्रकार से आपका जो है मांझी कौन है? वो आपका मांझी संथाल परगना का हेड है। तो इसी प्रकार से हम लोग एक एक कवर करेंगे। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा कि जनजाति से संबंधित है। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे झारखंड की शासन व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। JPSC में तो यहाँ तो लगातार पूछा गया। यहाँ से तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 8 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो आप 16 मार्क्स का देख पा रहे हैं। मुंडा शासन में धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? तो 2 का आपका बी होगा, पाहन कहा जाता है। हाथू मुंडा मुंडा जनजाति के ग्राम प्रधान है, जबकि धार्मिक प्रधान मतलब कि वो रिलीजियस गुरु, मतलब पूजा पाठ, पर्व त्यौहार कराने वाला व्यक्ति, जिसको पुजारा या पुजारी बोल सकते हैं आप, तो वो पाहन है मुंडा जनजाति का हेड। इसी प्रकार से और भी प्रश्नों को देखेंगे एक एक करके। अब देखिए, प्रश्न आपका जो है 3 है कि पाहन का सहायक कौन होता है, जो संदेश पहुंचाने का कार्य भी करता है या पूजा में मदद करता है? तो आपका यहाँ पे 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, पुजार या फिर पनभरा। तो आप याद रखिएगा कि पाहन का सहायक कौन है, जो संदेश पहुंचाने का कार्य भी करता है या पूजा में मदद करता है? तो ये पुजार या पनभरा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था में कई गांवों को मिलाकर बनी पंचायत को क्या कहा जाता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में कई सारे गांवों को मिला के एक पंचायत बनती है। इस पंचायत को पढ़ा पंचायत कहा जाता है, और इसके हेड को पढ़ा राजा कहा जाता है। तो ये वाला आपको जो है याद होना चाहिए कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो कई सारे गांवों को मिला के पंचायत बना, उस पंचायत को पढ़ा कहा जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखिए दिया गया है 5 कि पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है पढ़ा राजा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन है कि मुंडा समुदाय में गांवों के सांस्कृतिक स्थल या नृत्य के मैदान को क्या कहा जाता है? तो 6 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, अखड़ा कहा जाता है। तो ये वाला आपका जो है अखड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसी प्रकार से मुंडवाओं के पूर्वजों की हड्डियाँ जहाँ दफनाई जाती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो 7 का आपका आंसर ए होगा, शासन कहते हैं। मुंडवाओं की या मुंडा जनजाति में जो उसके पूर्वज होते हैं मुंडवाओं के, उनके जो हड्डी है वो दफनाई जाती है, जिस स्थान पर दफनाई जाती है उस स्थान को शासन कहते हैं। ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 8।
और 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे। तो 8 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय 64 ईस्वी यानी प्रथम शताब्दी में शासक बने थे। चेरो नागवंशी शासन का मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका कैपिटल सुतियांबे था। फनी मुकुट यानी नागवंशी शासन के प्रथम शासक रूलर या राजा जो थे फनी मुकुट राय थे। ये वाला आपको नहीं भूलना है। इसी प्रकार से नागवंशी राजाओं ने मुंडवाओं की किस व्यवस्था को अपनाकर आगे बढ़ाया था। तो आपका यहाँ पे 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो आप याद रखिएगा कि नागवंशी राजाओं ने मुंडवाओं की किस व्यवस्था को अपनाकर आगे बढ़ाया था। तो 9 का यहाँ पे आंसर बी दिया, पढ़ा पंचायत व्यवस्था। अब इसी प्रकार से और हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपका, ये आपका 10 है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर यानी टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी, जिसे बाद में जमींदार कहा गया। ये वाला सारे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आंसर गलत हो जाता है, ऑब्वियसली एक दो जरूर गलत होगा, एरर हो ही जाएगा, टाइपिंग में हो सकता है या फिर आंसर बताने में या क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से सिस्टम अगर कोई गलत होता है तो वो क्वेश्चन नंबर लिख आप आंसर लिख दीजिए, उसको पिन कर देंगे ताकि सारे लोगों का जो भी वीडियो देखेंगे तो उसको कमेंट में जरूर देखेंगे, क्योंकि उनको डाउट होगा तो उनको पता आंसर चल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप ये जरूर करिए। उसके लिए आपको जो है जरूर हम हार्ट और उसको पिन करेंगे। देखिए नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, माल गुजार। तो ये वाला आपका जो है इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, किस मुगल शासक ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये नागवंशी राजा थे दुर्जन साल, इनको 12 सालों तक ग्वालियर किला में कैद करके रख दिया था। एक मुगल शासक थे। ये मुगल शासक कोई नहीं, ये जहांगीर था। जहांगीर ने इतना गलत किया था दुर्जन साल को। क्यों किया था, क्योंकि कर नहीं देना चाहते थे, जहांगीर का अधीन नहीं आना चाहते थे, टैक्स नहीं देना चाह रहे थे। तो इसको ज़बरदस्ती पकड़ के ये जहांगीर ने ऑर्डर दिया, राजा दुर्जन साल को पकड़वाया और ग्वालियर के किला में कैद रखा। और ये आपका जो है काफ़ी दिनों तक कैद रखा, कई सालों तक। उसके बाद लास्ट में छोड़ दिया, लेकिन हाँ ये जो है कर देना स्वीकार किए थे। देखिए राजा दुर्जन साल ने कितने रुपये वार्षिक कर मतलब ईयरली टैक्स या पैसा देना स्वीकार करके कैद से मुक्ति पाई थी। तो आपका यहाँ पे 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 6,000 रुपया। तो आप याद रखिएगा 6,000 रुपये हो जाएगा आपका बी। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्या है कि नागवंशी राजाओं की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो नागवंशी राजाओं की प्रथम राजा फनी मुकुट राय था, उसका कैपिटल सुतियांबे था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा, सुतियांबे। तो आपको सुतियांबे याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए आपका सी होगा। और ये 64 ईस्वी में बनाया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे चुटिया इसका दूसरी राजधानी था। और भी हम लोग देखते हैं और चुटिया वगैरह। और देखिए कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था मुख्य रूप से किस जनजाति से संबंधित है। तो 14 यानी 14 का आंसर आपका बी होगा, उरांव जनजाति से संबंधित है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था मुख्य रूप से आपका उरांव जनजाति से संबंधित है। जबकि मुंडा का मुंडा शासन व्यवस्था है, संथाल का मांझी परगना शासन व्यवस्था है। इसी प्रकार से आपका अलग अलग जनजातियों का अलग अलग शासन व्यवस्था है। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं कि उरांव जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। तो उरांव जो ट्राइब है, उरांव जनजाति जैसे कुडुख भाषा बोलता है, ये द्रविड़ियन भाषा समूह में आते हैं। उरांव जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। तो 15 का यहाँ पे आपका राइट आंसर बी होगा, महतो कहते हैं। उरांव जनजाति के ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका 16 है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में उरांव समुदाय का धार्मिक प्रधान कौन होता है। तो 16 का राइट आंसर आपका ये होगा, पाहन होता है। यानी कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में उरांव समुदाय का धार्मिक प्रधान पाहन होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो 16 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका दिया है 17 में है कि पढ़ा पंचायत व्यवस्था में पाहन का सहयोगी कौन होता है, जो लौकिक या अन्य कार्यों में मदद करता है। तो इस प्रकार से 17 का राइट आंसर आपका ये होगा, पुजारा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट आपका ये है कि उरांव गाँवों के पंचायत की बैठक और सांस्कृतिक उत्सव किस स्थान पर आयोजित किए जाते हैं। तो 18 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, अखड़ा में। अखड़ा एक क्या है, एक प्रकार का सांस्कृतिक स्थल आप बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि उरांव गाँवों के पंचायत की बैठक, यानी कि ये बैठक वाला जगह है, और सांस्कृतिक उत्सव किस स्थान पर किया जाता है। तो अखड़ा एक सांस्कृतिक स्थल हो गया, ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। और धूमकुड़िया क्या है, ये घूमकुड़िया तो युवा गृह है किसका, उरांव जनजाति का। चलिए और भी हम लोग देख लेते हैं। आपका इसमें दिया है कि उरांव जनजाति के युवा गृह यूथ डॉर्मेट्री
को किस नाम से जाना जाता है? तो 19 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, धूमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए घोटुल आपका क्या है, ये दूसरा जनजाति का है। घोटुल आपका जो हो जाएगा संथाल का, धूमकुड़िया हो जाएगा उरांव जनजाति का, मुंडा का गीती ओरा हो जाएगा अलग अलग जनजातियों का, और ये वर्ड जो है ये बिरहोर जनजाति से संबंधित है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि मांझी परगना शासन व्यवस्था। मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल जनजाति से संबंधित है। संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ क्या दिया गया है। झारखंड में दूसरा सबसे अधिक लैंग्वेज संथाल बोला जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था मुख्य रूप से किस जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था है? तो 20 का आपका राइट आंसर बी होगा, संथाल। तो आप याद रखिएगा कि मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल जनजाति से संबंधित है। संथालों ने मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति से ग्रहण की, यानी अडॉप्ट किया, अपना लिया? तो संथालों ने क्या किया, इसके पास तो कुछ शासन व्यवस्था नहीं था चलाने के लिए, तो ये क्या किया, अपना मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से ये दूसरे जनजाति से अपनाया है। तो आपका 21 का राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, सोरिया पहाड़िया। तो सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया झारखंड के उत्तर पूर्वी साहेबगंज संथाल में देखने को मिलेगा, और ये भी जनजाति वहीं रहती थी। तो ये क्या किया, सोरिया पहाड़िया की जो शासन व्यवस्था था उसी से संथालों ने मांझी परगना शासन व्यवस्था को अपनाया है। इसके बाद आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो आपका 22 का आंसर यहाँ पे बी होगा, मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें कि मांझी कहा जाता है, ये वाला आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आपका बी हो गया। अब हमारा देखिए अगला प्रश्न क्या है कि मांझी का मुख्य सहायक या उप प्रधान कौन होता है जो उसकी अनुपस्थिति में कार्य संभालता है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप मान सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम इसका बात करें तो आपका 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का राइट आंसर आपका ये होगा, प्रामाणिक, यानी प्राणिक या प्रामाणिक दोनों एक ही वर्ड है। ये देखिए आपको समझना पड़ेगा, मांझी का मुख्य सहायक, मांझी ये जो है संथाल जनजाति का जो शासन व्यवस्था है, यानी मांझी शासन व्यवस्था जो है उसके गांव का हेड कौन है, मांझी है। फिर बोला कि मांझी का मुख्य सहायक या तो उप प्रधान कौन होता है जो उसकी अनुपस्थिति में कार्य करता है, जब मांझी नहीं रहेगा तब ये काम करेगा। तो ये आपका प्रामाणिक है, यानी कि प्रामाणिक या प्राणिक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि संथाल गांव में युवाओं का नैतिक मार्गदर्शक और शादी विवाह के मामले की देखरेख करने वाला अधिकारी कौन होता है? तो आपका 24 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जोग मांझी। इस क्वेश्चन को फिर समझिए, संथाल गांव में युवाओं का नैतिक मार्गदर्शन, शादी विवाह के मामले का देखरेख करने वाला जोग मांझी है। और हम लोग देख लेते हैं, मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का संदेशवाहक यानी मैसेंजर कौन होता है जो ग्रामीणों तक बैठक की सूचना पहुंचाता है? तो ये वाला आपका क्वेश्चन 25 है, इसलिए 25 का आंसर ए होगा, गोडायत। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपका दिया गया है, और नेक्स्ट में क्या है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे कठोर सज़ा कौन सी है जिसमें सामाजिक बहिष्कार किया जाता है? तो यह रैपिड फायर जैसा आपका काम करेगा, आप ज़रूर देखिए। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए कोई भी ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में, या फिर आप जो है अपना स्टेटस में भी लगा सकते हैं। लेकिन हम आपको नहीं बोलेंगे पर्सनली ये सब करने के लिए, वो आपके चॉइस पे है। तो इस प्रकार से 26 का आंसर आपका बी होगा, बिटलाहा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे कठोर सज़ा कौन सी है जिसमें सामाजिक बहिष्कार किया जाता है? तो ये आपका बिटलाहा हो जाएगा। बिटलाहा जानते हैं सबसे कठोर सज़ा, सबसे हार्ड, और सबसे ये माना जाता है कि सबसे संथाल जनजाति में सबसे भयानक तरीके का एक सज़ा है। तो मांझी शासन व्यवस्था का ये सजा है बिटलाहा, जिसमें लोगों को क्या किया जाता है, सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, मतलब समाज से निकाला जाता है। लेकिन फिर इसका वापसी का भी प्रावधान है, लोगों को जाति भोज कराया जाता है पूरे गांव को, उसके बाद दंड क्षमा मांगते हुए फिर इसको शामिल किया जा सकता है। इसी प्रकार से आपका जो यहाँ एक करेला दंड होता है, करेला दंड सबसे हल्का दंड होता है, इसमें जो से 150 रुपया तक ही जो से लगाया जा सकता है दंड। इसी प्रकार से और भी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। तो मांझी शासन व्यवस्था में सबसे हल्का सज़ा, सबसे कम आप बोल सकते हैं मिनिमम जिसमें दिया जाता है, जिसमें आर्थिक दंड या उठक बैठक होती है, उसे क्या कहते हैं? तो 27 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, करैया लिखा लेकिन करेला दंड होगा। तो ये वाला गलत यहाँ टाइपिंग हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है कि संथाल जो है देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल जनजाति की है, तो संथाल जनजाति में सबसे बड़ा सज़ा बिटला है, सबसे छोटा सज़ा करेला दंड है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं
भगदो प्रजा कौन होता है? तो गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है कि मांझी परगना व्यवस्था में धार्मिक अपराधों के फैसले और पूजा पाठ संपन्न कराने वाला मुख्य धार्मिक प्रधान यानी पुजारा कौन होता है? जो शादी विवाह जन्मोत्सव पर्व त्यौहार करवाता है। तो 28 का आपका आंसर ये होगा, नायके कहते हैं। संथाल जनजाति में नायके होता है, जबकि मुंडा और उरांव में कौन होता है? तो पाहन होता है। ये वाला आप याद रखिए, मुंडा और उरांव में पाहन होगा, संथालों में नायके होगा, सेम पोस्ट रहेगा, तो नाम अलग अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से हम चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या था कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान कौन होता है? बस इतना ही आपको याद रखना है, तो नायके होता है। संथाल समुदाय में उप धार्मिक प्रधान जो मुख्य नायके की अनुपस्थिति में गांव के बाहर देवी देवताओं की पूजा करता है, उसे क्या कहते हैं? तो 29 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, कुडाम नायके। तो नायके के सहायक को कुडाम नायके कहते हैं। नायके कौन था? तो आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल जनजाति के धार्मिक प्रधान था। इस धार्मिक प्रधान के उप प्रधान को कोडाम नायके कहेंगे। वही लिखा कि संथाल समुदाय में उप धार्मिक प्रधान जो नायके नहीं रहने पर इसके कामों को देखरेख करता है। यहाँ पे और हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। अब आपका प्रश्न है कि लगभग 15 से 20 गांवों को मिलाकर बनने वाली पंचायत के प्रधान को मांझी परगना व्यवस्था में क्या कहते हैं? तो 15 से 20 गांव को मिला के एक यहाँ क्या बनाया जाता है? तो क्या बनाया जाता है तो आपको बता देते हैं। 30 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, परगनैत। तो आपको ये याद रखना है कि 30 का राइट आंसर ये होगा, परगनैत। 15 से 20 गांवों को मिलाकर जो पंचायत बनती है, इस पंचायत के प्रधान को मांझी परगना व्यवस्था में शासन व्यवस्था में परगनैत कहते हैं, क्योंकि ये परगना बनता है, परगना के हेड परगनैत कहलाता है। इसी प्रकार से मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी कितने गांवों का प्रधान होता है? जो मांझी और परगनैत के बीच की कड़ी है। तो मांझी परगना व्यवस्था में देश मांझी कितने गांवों का प्रधान होता है? जो मांझी और परगनैत के बीच कड़ी है। तो आपको बता दें 31 का आंसर भी होगा, 5 से 8 गांवों का। तो ये वाला आप याद रखिएगा, ये आप नहीं भूलिएगा। तो आपका राइट आंसर 5 से 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी प्रश्न देखते हैं। अब देखिए आपका क्या है कि संथालों की सर्वोच्च विधायकी न्यायिक संस्था जो शिकार परिषद के रूप में भी जानी जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो संथाल मांझी परगना शासन व्यवस्था जो कि संथालों की है, एक सर्वोच्च विधायकी और न्यायिक संस्था जिसे शिकार परिषद कहते हैं। तो शिकार परिषद के रूप में जानी जाती है, उसे क्या कहते हैं आप जानते हैं? उसे हम लोग लोबीर सेंद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोबीर सेंद्रा। लोबीर सेंद्रा क्या है? तो शिकार परिषद है, संथाल शासन व्यवस्था का या फिर संथालों का या फिर मांझी शासन व्यवस्था का। देखिए मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो जनजाति से संबंधित है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था मुख्य रूप से किस जनजाति की पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था है? तो 33 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, हो जनजाति। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हो को कंप्लीट किए। हो जनजाति यानी कि ये मुख्य रूप से आपको ये शासन व्यवस्था कहाँ देखने को मिलेगा? तो झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में, दक्षिण हिस्सा में, साउथ में। तो इस प्रकार से आपको ये मालूम होना चाहिए। देखिए किस अंग्रेज अधिकारी की सिफारिश पर मुंडा मान की व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी? आपसे बोल रहा है ना कि वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, कौन सा अंग्रेज था, इंग्लिश था, जिसने वो बोला कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता देना है, और दे भी दिया गया। तब से ये जो है सरकारी तंत्र का अधीन आ गया और इसको मान्यता दिया गया। अब इसे कोई बंद नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो 34 का हो जाएगा बी, थॉमस विल्किंसन। आप याद रखिए ये ईयर हो जाएगा 1800, आपका 1837 के आसपास हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो लोगों ने विद्रोह किया था 1820 से लेकर 21 के आसपास, हालांकि इन लोग हार जाते हैं, जो कि कोल्हान में हुआ था। तो ये थॉमस विल्किंसन एक अच्छा अंग्रेज अधिकारी था, इसीलिए तो थॉमस विल्किंसन ने जो क्या किया, मुंडा मान की व्यवस्था को कानूनी मान्यता दे दिया। इसी प्रकार से विल्किंसन रूल कब आया? तो 1800 आपको जो है 37 के आसपास ही देखने को मिलेगा। हुल रूल कब आया? तो हुल रूल झारखंड में आया 1856 में आया है। ये वाला भी आपको मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ क्लीवलैंड दिया है। कैप्टन क्लीवलैंड को कौन मार के गिराया था? तो 1800 नहीं, 1784 में तिलका मांझी इसको तीरों से मार के घायल कर दिए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में क्या जानेंगे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में ये जानेंगे कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लगाया था बंगाल, उड़ीसा और आपका ये बंगाल में लगाया था, मद्रास में लगाया था। ये एक तरह के समझिए कि भूमि
भूमि पर टैक्स लगाने के लिए ज़मीनों पर लगाया था। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि विल्किंसन रूल झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में किस वर्ष लागू किया गया था। तो 35 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा 1837 में, यानी 1837। सब डेट आपको मालूम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि 1831 में क्या हुआ, 1831 में और 31-32 में आपका कोल विद्रोह हुआ था। उसी प्रकार से 1832 और 33 में आपका भूमिज विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह बुधु भगत किए थे और आपका भूमिज विद्रोह गंगा नारायण किए थे, जिसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहते हैं। फिर 1854 दिया है तो 1854 नहीं बोलेंगे, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ, जिसे हम लोग जैसे हुल विद्रोह के नाम से जानते हैं। सिद्धू कानू के सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो जानू, कहाँ, तो ये हुआ था आपका संथाल परगना साइड। तो इस तरह से ये सब आपको मालूम होना चाहिए और ये सब सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग और भी देखते हैं। तो विल्किंसन रूल आप नहीं भूलेंगे, हो जनजाति के लिए था, कोल्हान क्षेत्र में लगाया गया था झारखंड के। कौन लगाया था विल्किंसन रूल? विल्किंसन अंग्रेज अधिकारी था, उन्हीं के सिफारिश पे लगाया गया था। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ये आप नहीं भूलिए 1837। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आयोग वाला पूछता है, ये सब पुराना तो लोगों को लगता है कि नहीं जानते हैं, तो ऐसा बात नहीं, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो आपको भी जानना पड़ेगा, तब भी आपका भी सिलेक्शन होगा। सबका हो रहा है, आपका भी होगा। 36 का देखिए क्या है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था किसका है? हो जनजाति का। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में हो जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? 36 का आंसर ये होगा, मुंडा कहा जाता है। मुंडा कैसे याद रखेंगे? मुंडा मान की शासन व्यवस्था हो जनजाति का है, तो हो जनजाति में ग्राम प्रधान को मुंडा कहते हैं। मुंडा यहीं से आ जाएगा फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा। फिर बोला कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा यानी ग्राम प्रधान का सहयोगी या संदेश वाहक कौन होता है? तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में ये हो जनजातियों का है। अब इसमें जो ग्राम प्रधान होता है उसे हम लोग मुंडा कहते हैं। तो मुंडा का सहयोगी कौन होगा? तो आपका ये डकुआ होगा। तो डकुआ कौन है? मुंडा मान के शासन व्यवस्था में मुंडा के सहायक है। और मुंडा कौन है? तो ग्राम का प्रधान है। फिर आपसे देखिए क्या पूछ दिया, आपसे पूछ रहा है, इसको हल्का जूम कर लेते ताकि और आपको जैसे बड़ा बड़ा थोड़ा सा दिखे। देखिए 17 से 12 गांवों को मिलाकर बनने वाली पीड़ का प्रधान मुंडा मान की व्यवस्था में कौन होता है? तो 7 से लेकर 12 गांवों को मिलाकर बनाया जाता है पीड़। तो पीड़ जब बनाया जा रहा है तो यह किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपका हो जनजाति से संबंधित है। अब बोला कि इसके जो मुंडा मान की व्यवस्था है इसमें प्रधान कौन होगा इसका, यानी पीड़ का प्रधान कौन होगा? मुंडा मान की शासन व्यवस्था में पीड़ का प्रधान कौन होगा? जो पीड़ बना है 7 से 12 गांवों को मिलाकर। तो आपका यहाँ पे 38 का आंसर ये हो जाएगा, मानकी होगा। तो हम लोग पढ़े ना कि मुंडा मानकी, तो मुंडा ग्राम का प्रधान था और पीड़ का प्रधान मानकी हो जाएगा, मुंडा मानकी। तो ये सब दोनों वर्ड कहाँ से आते हैं? यहाँ से और यहाँ से। तो आपको पहले ग्राम प्रधान पढ़ना है, फिर पीड़ प्रधान पढ़ना, तो पीड़ वाला पढ़ना, तो पीड़ का हेड कौन होगा? मानकी होगा। इस तरह भी याद रख सकते हैं। एक तरीका हम बता रहे हैं, हो जनजाति के गांवों में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने वाले प्रधान को क्या कहा जाता है? आप जानते हैं क्या कहा जाता है? तो आपको हम बता देते हैं, ये देवरी कहा जाता है। ये देखिए धार्मिक अनुष्ठान बोल देगा ना, तो पुजारा, धार्मिक प्रधान, पूजा पाठ, पर्व त्यौहार, फेस्टिवल सेलिब्रेट करवाना। तो ये बोला कि हो जनजाति में या हो जनजाति के गाँवों में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने वाले प्रधान को, हेड को देवरी कहते हैं। ये वाला आपको मालूम होना चाहिए। पाहन जो से उरांव और मुंडा का है, देवरी हो जनजाति का है, नाइके संथाल का है, और बेगा दूसरा जनजाति का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि देवरी का सहयोगी जो धार्मिक कार्यों में उसकी मदद करता है उसे हो समुदाय में क्या कहते हैं? तो ये आपका 40 का राइट आंसर यहाँ पे डायरेक्टली ए हो जाएगा, यात्रा देवरी कहते हैं। यानी कि आपका यहाँ सिंपल एक ही लाइन में बोलिए कि देवरी का सहायक कौन है? तो यात्रा देवरी है। यात्रा देवरी का काम क्या है? धार्मिक कार्यों में उसकी मदद करना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देवरी के सहायक यात्रा देवरी। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था ये खड़िया जनजाति से है, तो इसलिए आपका यहाँ पे हो जाएगा ए आंसर, खड़िया। तो यहाँ पे आपको खड़िया याद रखना है। तो आपको बता दें कि 41 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। अब देखिए ढोकलो सोहोर से संबंधित क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है कि खड़िया भाषा में ढोकलो शब्द का क्या अर्थ होता है? तो 42 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो 42 का आंसर भी होगा, बैठक या सभा होता है। तो आप याद रखिएगा कि खड़िया भाषा में ढोकलो शब्द का अर्थ बैठक होता है। बैठक को सभा भी बोल सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं है।
लेकिन बहुत सारे बुक और लिखा है बैठक ही। खड़िया समाज में सोहोर शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? खड़िया समाज का, खड़िया जनजाति का ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। तो पहले पहले हम लोग ढोकलो पढ़ लिए, जिसका मतलब बैठक या सभा है। अब ढोकलो सोहोर शासन, तो सोहोर आ रहा है सेकंड में। तो इस प्रकार से खड़िया समाज में सोहोर शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? तो ये सेकंड वर्ड है। इस 43 का आपका हो जाएगा ए, अध्यक्ष या राजा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा अध्यक्ष या राजा। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति का है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसे 1934 में और 35 में इसका सभा हुआ था, बैठक हुआ था 1934-35 में। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ढोकलो सोहोर। ढोकलो सोहोर, तो ढोकलो पहले आया, तो ढोकलो का मतलब बैठक या सभा, और सोहोर का हेड कौन होगा, अर्थ क्या होगा इसका मतलब, तो अध्यक्ष राजा होगा। तो इस प्रकार से ये वर्ड बने हुए हैं। अब हम लोग और भी देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, संपूर्ण खड़िया समाज को एकजुट करने के लिए ढोकलो सोहोर महासमिति का गठन किस वर्ष किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। सारे हालांकि इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको सारे आना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ऑनेस्टली पढ़ाई कीजिए। 1934 से 1935 ये आपका हो जाएगा राइट। आपको नहीं भूलना है, क्यों? क्योंकि ये PYQ है, पूछा गया। हम आपको हमेशा बताएं कि ये हम जो क्वेश्चन आपको कराते हैं वो PYQ प्लस MCQ मिक्स रहता है, जो इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये सब आपका हॉट टॉपिक से क्वेश्चन है। हॉट टॉपिक बोल सकते हैं या फिर पॉपुलर क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो मैक्सिमम लोगों को आता है। तो उन लोगों को क्यों आता है? क्योंकि मल्टीपल टाइम पढ़े होंगे, बार बार पढ़े होंगे। संपूर्ण खड़िया समाज को एकजुट करने के लिए ढोकलो सोहोर महासमिति का गठन किया गया था 1934-35 में। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। तो ये आपको नहीं भूलना है, आपका यहाँ पे ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये जो है खड़िया जनजाति से संबंधित है। देखिए, ढोकलो सोहोर व्यवस्था में खड़िया गाँव के मुख्य प्रशासनिक और पूजनीय व्यक्ति यानी ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो आपका 45 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, कालो या पाहन कहते हैं। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि खड़िया जनजाति में प्रत्येक गांव के झगड़े को सुलझाने और शुद्धिकरण भात भीतर, यानी शुद्धिकरण को भात भीतर कहते हैं, इसके करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो आपका 46 का राइट आंसर ये होगा करताहा। करटाहा कहते हैं। क्या कहते हैं? करताहा मतलब करटाहा। फिर इसी में होता है लिखाकर, तिजोकर, दीवान। तो ये सब हम लोग अलग अलग देखेंगे अलग अलग क्वेश्चनों में। तो खड़िया जनजाति में प्रत्येक गांव के झगड़े को सुलझाने और उस गांव को शुद्धिकरण, सुलझाने मतलब सुलह कराने के लिए, शुद्धिकरण मतलब ठीक ठाक प्योर करने के लिए, और शुद्धिकरण को भात भीतर कहा जाता है। तो ये कौन ऐसा काम कर रहा है, कौन व्यक्ति है? तो करटाहा है। और ये पूछा भी गया है। आप क्वेश्चन PYQ भी पढ़ेंगे तो आपका झारखंड जी के अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ढोकलो सोहोर का सचिव या राजा का सलाहकार जो प्रशासनिक कार्यों को लिखता है उसे क्या कहा जाता है? तो 47 का राइट आंसर ये होगा लिखाकर कहते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ढोकलो सोहोर का सचिव या राजा का सलाहकार जो प्रशासनिक कार्यों को लिखता है उसे लिखाकर कहते हैं। अब ये हम लोग प्रश्न देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में खड़िया राजा के खचांची को किस नाम से जाना जाता है? तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में खड़िया राजा के खचांची, तो खड़िया राजा के खचांची को किस नाम से जाना जाता है? 48 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, तिजोकर कहा जाता है। तिजोकर, आप याद रखिएगा वर्ड तिजोकर। अब देखिए क्वेश्चन है आपका 49 कि असुर जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था में सभी विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका 49 का राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, असुर पंचायत। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ 49 का आपका ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 50 कि असुर पंचायत में मुख्य रूप से कौन कौन अधिकारी शामिल होते हैं? तो 50 का आंसर सी होगा, बैगा, सुबारी, कुदवार और धीवार। तो इस प्रकार से ये सब आपको जो है कम बहुत कम ही याद रहेगा, आप भूल भी जाएंगे। बिरहोर जनजाति के सर्वोच्च संगठन को क्या कहा जाता है जिसमें कई छोटे टांडे शामिल होते हैं? आपका 51 का राइट आंसर ये होगा टांडा। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी रिसेंट में पूछा गया था JPSC सिविल सर्विस PT में। बिरहोर जनजाति के लोग जहाँ अपनी बस्तियाँ या झोपड़ियाँ बनाते हैं उसे सामूहिक स्थल को क्या कहा जाता है, यानी उस सामूहिक स्थल को क्या कहा जाता है? तो 52 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा टांडा। तो टांडा कहा जाता है, ये वाला आप याद रखिएगा। अब देखिए कि बंजारा जनजाति में सामूहिक समस्याओं को सुलझाने के लिए गठित की जाने वाली परिषद का नेतृत्व जो है कौन करता है? जानते हैं इस परिषद को गठन किस लिए किया गया?
तो सामुदायिक समस्याओं को सुलझाने के लिए, ये बंजारा जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है। आपका 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा नायक। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि बथुड़ी जनजाति के पारंपरिक ग्राम प्रधान को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो 54 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्रधान। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बेदिया जनजाति के ग्राम स्तर के प्रधान को क्या कहा जाता है, जो सामाजिक मामलों का फैसला करता है। तो 55 का आपका राइट आंसर ये होगा प्रधान या महतो। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है कि बिंछिया जनजाति की सामाजिक पंचायत का प्रमुख कौन होता है, जिसके फैसले समाज में सर्वोपरि होते हैं। तो आपका यहाँ पे 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये मादी गद्दी। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चेरो जनजाति में अंचल या जिला स्तर पर विवादों को सुलझाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। 57 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायत, गांव, अंचल और महापंचायत। फिर 58 है कि करमाली जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या ग्राम प्रधान कौन होता है। तो यहाँ पे आपका 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए मालिक होता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कंवर जनजाति में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो 59 का आपका आंसर होगा प्रधान कहा जाता है। अब इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, प्रश्न मतलब क्वेश्चन है, झारखंड की विभिन्न जनजातीय शासन व्यवस्था को सुरक्षा देने वाली ऐतिहासिक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे CNT एक्ट कहते हैं, यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ये इस जो है 1903 में खाका तैयार किया गया था जॉब हॉफमैन के द्वारा, H हॉफमैन के द्वारा। आप याद रखिएगा, ये जब बंगाल में आया था उसी बंगाल के प्रारूप के तहत बनाया गया था। ये किस वर्ष पारित किया गया था, ये आपका फिर आप बोल सकते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन, या फिर बोल सकते हैं कि उलगुलान विद्रोह से प्रेरित था। ये आपसे पूछ रहा है ना किस वर्ष प्रेरित हुआ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए इसका आंसर, हम नहीं बताएंगे। ये 1905 है, 1908 है, 1912 है, 1949 है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि CNT एक्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, किस लिए। मुंडा शासन यानी झारखंड के अलग अलग जनजातीय शासन व्यवस्था को सुरक्षा देने वाली ऐतिहासिक एक क्या है, एक्ट है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं बेहिजक, आपको आंसर की। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग को प्रश्नों को कंप्लीट किए, 1 से लेकर सारे प्रश्नों को देखे, और कितना तक, तो हम लोग यहाँ पे देखे 60 तक। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हम लोग बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।